स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेडली होने वाला है भारत के साइबर वॉरियर्स के लिए, उन सभी अनोनिमस हैक्टिविस्ट के लिए और उन सभी ऑफिशियल साइबर आर्मीज के लिए जिन्होंने पहलगाम अटैक के बाद भारत पर हुए सबसे बड़े साइबर अटैक यानी करीबन 1.5 मिलियन साइबर अटैक हुए थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। एक ऐसी जंग भी थी जो ज़मीन पर नहीं, डिजिटल स्पेस में लड़ी जा रही थी, साइबर स्पेस में लड़ी जा रही थी, और इसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जो भी हमारे चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान तो वहाँ पे होता ही है। दूसरी चीज़, नए एपिसोड्स के लिए वोटिंग होती है, पोलिंग होती है, आप लोग अपने सुझाव वहाँ पे देते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो 22 अप्रैल 2025 का दिन था जब जम्मू कश्मीर के बैसरन वैली में पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, जब सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया था AK-47 के साथ में, M56 के साथ में। ये जो अटैक था 2008 के जो मुंबई टेरर अटैक थे, उनके बाद भारत में होने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था। दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी भारत की, वो हाल के हाल ही अपनी एक्टिव हो चुकी थी और उनको पता था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। जब उन्होंने देखा, सर्च किया, तो पता चला कि पाकिस्तान बेक टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे, वहीं से बेस्ड हैं और वहीं से इन्होंने ये अटैक जो है इसको प्लान भी किया है, इसको अंजाम भी दिया है। दोनों देशों के बीच यहीं से टेंशन जो थी वो एकदम से बढ़ गई थी और आप सब इसके गवाह बने थे। अब हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, किस तरह से पहलगाम के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात रहे हैं दोनों देशों के बीच में। तो खैर, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो थे उनको रोक दिया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था और डिप्लोमेटिक टाइज जो थी उनको डाउनग्रेड भी कर दिया गया था। ये वही समय था। लेकिन ये सिर्फ ज़मीनी या फिर डिप्लोमेटिक जंग नहीं थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही थी। साइबर स्पेस में भी एक जंग ऐसी थी जो शुरू हो चुकी थी, जिसको आप साइबर वॉर के नाम से अब आज से जानेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया ने, अपनी साइबर आर्मी ने इंडिया की मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद ही ये कैसे शुरू हुआ ये आपको बताते हैं। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान के बेस्ड जो हैकर्स थे, उन्होंने कलेक्टिवली मिलकर, कई सारे हैकर्स कलेक्टिवली मिलकर भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब जो नाम आपको बताने जा रहे हैं और जितने सारे नाम हैं, इनको समझिएगा, देखिएगा, ये सारे वही नाम हैं जो पाकिस्तानी हैकर्स के हैं, उन हैकिंग ग्रुप्स के हैं। इन सभी ने ही मिलकर भारत के ऊपर ये साइबर अटैक्स किए थे, करीबन 1.5 मिलियन अटैक। पाकिस्तान साइबर फोर्स, IOK हैकर, साइबर ग्रुप हॉक्स 1337, नेशनल साइबर क्रू, टीम इंसेन PK, साइड कॉपी, की माउस प्लस, मिस्टर हमजा, अब अरेबियन होस्ट, इस्लामिक हैकर आर्मी, सिलहट गैंग, रेड वुल्फ साइबर और ईरान के कुछ हैकिंग ग्रुप्स ऐसे थे जो इनके साथ में, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारे अटैक्स को प्लान कर रहे थे और एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसके अलावा चाइना से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो था हैकिंग के लिए वो पाकिस्तान को दिया जा रहा था। इंडिया के दरअसल जो डिजिटल एसेट्स थे उनके ऊपर इन लोगों ने हमला बोल दिया था। इनका मकसद था कि भारत के जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, BFSI सेक्टर जो है, पावर इंडस्ट्री जो है, जो पावर सिस्टम है पूरे भारत का, पावर ग्रिड, डिफेंस नेटवर्क, इन सबको निशाना बनाना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना लगातार इस पूरे समय में पहलगाम के बाद, और पब्लिक का जो मोराल है उसको डाउन करना भारत के अंदर, उसको पूरी तरह से तोड़ देना, ये इनके मेन मोटिव्स थे। इसकी लेकिन शुरुआत कैसे हुई, अब इस पर आएंगे। तो क्या हुआ था कि पहलगाम अटैक के करीबन एक हफ्ते के अंदर ही, यानी कि आप देखिए कि 22 को पहलगाम अटैक हुआ है और एक हफ्ते के बाद ये जो आप 29 अप्रैल का दिन था, 29 अप्रैल 2025, पाकिस्तान बेस्ड साइबर हैकर्स ने इंडियन आर्म फोर्सेस के जो जितनी भी उसकी जुड़ी हुई वेबसाइट्स थी उनके ऊपर हैकिंग और डिफेसमेंट अटैक्स जो थे वो शुरू कर दिए। डिफेसमेंट अटैक जैसे आप लोग समझ सकते हैं इसको, कि जो एक वेबसाइट है, जो उसका एक इंटरफेस है, जो उसका डैशबोर्ड है, उसके ऊपर मेन होम पेज पे, फ्रंट पेज पे कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ें लगा देना, उसके ऊपर अपने प्रोपेगेंडा को इस्टेब्लिश कर देना, वहाँ पे उसको पब्लिश कर देना, ये सारी चीज़ें डिफेसमेंट अटैक्स में भी होती हैं। यही ये लोग करने वाले थे। तो पहला इनका निशाना था जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड साइट्स हैं भारत की। ये पहला हमला करने वाला जो ग्रुप था पाकिस्तान का, वो था IOK हैकर, इंटरनेट ऑफ खिलाफा, ये इसका पूरा नाम था। IOK ने क्या किया कि अपने निशाने पे वो लाया अपने वेलफेयर और एजुकेशनल साइट्स जो थी, वेबसाइट्स भारत की, उनको। इन अटैक में 4 ऐसे इंसिडेंट थे जो भारत में 29 अप्रैल को रजिस्टर हुए थे, रिपोर्ट हुए थे। पहला अटैक इन लोगों ने किया था आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर पे, APS श्रीनगर पे। इस वेबसाइट पर, ये जो APS की वेबसाइट थी श्रीनगर के स्कूल की, इस वेबसाइट के ऊपर प्रोपेगेंडा डाला गया लगातार इन हैकर्स के द्वारा, IOK ग्रुप के द्वारा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जो DDoS अटैक होता है उसको लॉन्च किया गया इस वेबसाइट के ऊपर, और इस वजह से ये जो वेबसाइट थी वो टेम्पररी डाउन हो चुकी थी। दूसरा अटैक किया गया था APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के ऊपर, ये भी रजिस्टर्ड हुआ।
इस वेबसाइट को डिफेस किया गया। इसके जो फ्रंट पेज था, होम पेज था, उसके ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें, प्रोपेगेंडा कंटेंट जो था उसको अपलोड कर दिया गया। तीसरा अटैक किया गया आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन AWHO के ऊपर। इसका जो डेटाबेस था, दरअसल इसमें ब्रीच करने का इरादा था इन पाकिस्तानी हैकर्स का, लेकिन ये यहाँ पे नाकाम हो गए क्योंकि आर्मी की जो एक तरह से साइबर लेयर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चौथा अटैक जो रजिस्टर हुआ वो था इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल के ऊपर। इस पर जो अटैक किया गया, इसमें कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये सारे ही इंसिडेंट्स जो थे, इंडिया के जो लेयर्ड साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उन्होंने ये सारे पाकिस्तानी हैकर्स जो थे इनके इंट्रूशंस को रियल टाइम में डिटेक्ट किया और उसको रोका था। ये पाकिस्तानी जो जितने भी हैकर्स थे ये पूरी तरह से उसमें घुस नहीं पाए थे। खैर, यहाँ पे ये सारे 4 अटैक जो थे 29 अप्रैल को रजिस्टर हुए। ये देखा गया कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक को स्टार्ट कर दिया है भारत के ऊपर। एक तरफ ज़मीन पर जंग चल रही है, जो भी स्थितियाँ बन रही हैं, सीज़ फायर लगातार वॉयलेशन उसका हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और इसके बावजूद यहाँ पे साइबर अटैक भी स्टार्ट कर दिया गया है। जब इन साइबर अटैक्स का ओरिजिन डिटेक्ट किया हमारी एजेंसीज़ ने, तो पता चला ये सीधा पाकिस्तान से, कराची से, इस्लामाबाद से, यहाँ से किए जा रहे हैं। अब ट्रेस हो चुका था रीजन कि कहाँ से अटैक हो रहे हैं। तेज़ी से इस पर एक्शन लिया गया और ये जो वेबसाइट्स थी जितनी, ये चारों वेबसाइट्स, इनको पहले आइसोलेट किया गया और जल्दी ही उसके बाद रिस्टोर भी कर लिया गया। दरअसल ये जो अटैक थे स्टार्टिंग फेज़ में, ये लो लेवल सरफेस ब्रीचेस थे, एक छोटे स्तर पे किए गए थे, लेकिन बहुत ही लगातार जल्दबाजी में किए जा रहे थे, यानी कि एक कुछ ही समय के बाद में लगातार अटैक होते थे। तो इससे एक वॉल बनाया, सेफ्टी वॉल बनाया हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने साइबर अटैक्स को रोकने वाली। और उसके बाद में ये जो डिफेंस सिस्टम था हमारा, भारत के नेटवर्क जो डिफेंस सिस्टम के हैं, उन लोगों ने इसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। जो हैकर्स थे वो हमारे सिस्टम्स में घुस नहीं पाए थे। लेकिन करीब अब यहाँ से 6 दिन निकलते हैं और 6 दिन बाद तक, ये जो 6 दिन रहे हैं, 5 मई 2025 तक, पहलगाम अटैक के ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था उसके 2 दिन पहले तक के 5 मई 2025 तक का जितना भी ये समय रहा था, इसमें देखा गया कि साइबर वॉरफेयर जो है, पाकिस्तान की तरफ से जो साइबर अटैक्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं। अब और ज़्यादा अटैक जो हैं वो देखे जा रहे हैं भारत के ऊपर, और अलग अलग जगह पर, अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पोर्टल्स के ऊपर। पाकिस्तान साइबर फोर्स, एक ऐसा हैकर ग्रुप पाकिस्तान का, उसने ये क्लेम किया, और ये न्यूज़ आई थी 5 मई 2025 को। उन्होंने ये क्लेम किया यहाँ पे, उस हैकिंग ग्रुप ने, कि इंडिया के जो सेंसिटिव डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक किया है हमने। और इनके निशाने पर इस समय पर जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये 2 भारत के ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें पहला नाम था मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES, और दूसरा था मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA। इन दोनों के ऊपर अटैक का दावा किया गया। हैकर्स ने यह भी कहा कि उन्होंने डिफेंस ऑफिसर्स की जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं उन सबको यहाँ से चोरी कर लिया है। उन सारे क्रेडेंशियल्स को, जो लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं, उन सबको यहाँ से चोरी कर लिया है, उसको निकाल लिया है, और ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं भारत की। खैर, यहाँ पे ये जो अटैक हुआ था, रजिस्टर इसको किया गया, लेकिन यहाँ पे इंडियन की साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उन्होंने भी कहा था कि रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि ये जो ब्रीच हुआ है सडनली मिलिट्री लिंक्ड नेटवर्क्स के ऊपर, ये एक बहुत ही सीरियस डिजिटल अटैक था जिसकी कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, लेकिन हमने उसको नाकाम कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पे हैकर्स जो थे पाकिस्तान के, इन्होंने एक डिफेंस PSU भारत का, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL, ऑफिशियल वेबसाइट को उसके निशाना बनाया, उसको डिफेस करने की कोशिश की। वही डिफेसमेंट अटैक जिसके बारे में हमने आपको बताया था। डिफेस करने की उसको कोशिश की गई। ऑनलाइन सर्कुलेट स्क्रीनशॉट कई सारे किए गए, जिसमें ये सामने आया, दिखा कि जो AVNL की, जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट थी, उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगाना, अल खालिद टैंक की इमेजेस लगाना वेबसाइट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें दिखाने लगे पाकिस्तान के हैकर्स। वो दावा करने लगे कि हमने AVNL को हैक कर लिया। यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज़ जो थी, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और यहाँ पे इस वेबसाइट को टेम्पररी सस्पेंड किया गया, बाद में रिस्टोर किया गया, एक ऑडिट शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साइबर अटैक के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था इस सारे समय पे, जितना भी ये टाइम रहा है साइबर अटैक का पाकिस्तान के द्वारा, 5 मई से लेके जो आगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अटैक्स हुए, उसमें एक बहुत बड़ा नाम था APT36 ट्रांसपेरेंट ट्राइब, एक बहुत ही वेल नोन पाकिस्तान ओरिजिन का साइबर हैकर थ्रेड ग्रुप, जो कि 2013 से ही देखा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, डिफेंस पर्सनल्स के ऊपर, डिप्लोमेट्स के ऊपर, रिसर्च जो हमारे सेंटर्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, उन सब के ऊपर, पावर स्ट्रक्चर के ऊपर लगातार उसको टारगेट करता है। उस पर 2013 से ही लगातार निशाने पर लिया हुआ है। तो ये जो APT36 था, ये यहाँ पे सबसे बड़ा नाम बन के निकला है पाकिस्तान की तरफ से। APT36 के जो टैक्टिक्स थे, उसमें क्या करता था, दरअसल फिशिंग ईमेल्स भेजना, जो मलिशियस PDF फाइल्स होती हैं वो भेजना, मैक्रो एम्ड XLSM जो फाइल्स होती हैं वो भेजना, और उन पर जो भी क्लिक करता था वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था।
इसके अलावा मोबाइल ऐप्स ऐसी इन्होंने बना के रखी थी जो इन्फेक्टेड मोबाइल ऐप्स थी, स्पाईवेयर्स थे, जो किसी भी सिस्टम में अगर किसी भी फ़ोन में अगर जाते हैं तो ये उसको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। एक एक डेटा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन उन हैकर्स के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे एजुकेशनल और जो रिसर्च वेबसाइट्स थी उनके ऊपर इन लोगों ने मालवेयर डालना भी शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें APT36 ये जो ग्रुप था ये कर रहा था। अच्छा, इसने यहाँ पे क्रिम्सन रेट नाम के एक मालवेयर का इस्तेमाल किया था। एक ऐसा मालवेयर है ये जो कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से चुरा लेता है। साथ ही साथ में इन्फेक्शन के बाद में, यानी कि जब ये चुरा लेता है उनको, हैक कर लेता है, उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, यानी कि पोस्ट इन्फेक्शन वॉइस रिकॉर्डिंग इसको कहा जाता है साइबर अटैक्स के जो दुनिया है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करता है और ये इसने कई सारी वेबसाइट्स के साथ करने की कोशिश भी की। इसके अलावा जो हैक्टिविस्ट ग्रुप थे पाकिस्तान के, जिसमें IO के हैकर, इंटरनेट ऑफ खिलाफा जो हमने आपको बताया, ये इसके बाद साइबर ग्रुप हॉक्स 1337, नेशनल साइबर क्रू और टीम इंसेन पाकिस्तान, ये जो सारे ग्रुप्स थे, इनने क्या किया, इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया महाराष्ट्र और राजस्थान गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर। ये जो अटैक किए गए लगातार DDoS अटैक्स थे, इस टैक्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। डेटा को चुराने की कोशिश की गई, वेबसाइट को डिफेस करने की कोशिश की गई, और ये सारी चीज़ें लगातार महाराष्ट्र और राजस्थान के जो गवर्नमेंट पोर्टल्स थे उनको ये लोग निशाना यहाँ से बना रहे थे। अच्छा, हैकर्स ने यहाँ से एक और प्रोपेगेंडा फैलाना भी शुरू किया इन वेबसाइट्स को जब हैक किया जाता है। और आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी सारे ऐसे प्रोपेगेंडा सुने होंगे जहाँ पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान इंटेंशनली ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि भारत के अंदर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाए और ज़्यादा अंदर ही लोग यहाँ पे लड़ने लगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से ही प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू हुआ था साइबर अटैक के बाद में। पाकिस्तान ने क्या किया कि जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं वो यहाँ पे फैलाना शुरू की। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो सारे अटैक्स हैं, जो पहलगाम अटैक हुआ है, ये भारत ने खुद पर कराया है। इस तरह की बातें यहाँ से जो डिसइन्फॉर्मेशन थी ये सब फैलाई गई। अब तक पाकिस्तान और चाइना के जो बैक्ड हैकर्स थे काफ़ी सारे अटैक कर चुके थे, लेकिन अब बारी आती है हमारी, यानी कि भारत की। इंडिया का जो साइबर डिफेंस सिस्टम था, इस पूरे साइबर अटैक के लिए, इस पूरी साइबर वॉर के लिए एकदम तैयार था। सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC और डिफेंस साइबर एजेंसी DYCA, इसके साथ ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C, ये जो 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो साइबर क्राइम और साइबर जो अटैक्स होते हैं उनसे लड़ती हैं, इन सब ने अपना एक फ्रंट यहाँ पे मजबूत बना लिया था। अब सर्टेन ने क्या किया है, और खासकर अब आपको यहाँ से सुनने में पता चलेगा दोस्तों कि जो हमारा साइबर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे हैकर्स हैं या हैक्टिविस्ट हैं, हमारी जो ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, वो किस तरह का काम कर सकती हैं और पाकिस्तान को कैसे उसके घर में घुस के डिजिटल स्पेस में ख़त्म किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में भारत के। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, ये जो क्लासेज हैं जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, इनको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज कीजिए, और जो भी प्राइस दिख रहा हो आपको, उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा VJ Live कोड लगा के। ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। इस कोड को जो आप लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट जो पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब बारी भारत की थी, लेकिन सबसे पहले अटैक करने से पहले ज़रूरी था कि अपने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, पोर्टल्स को एडवाइजरी जारी करना, उन्हें बताना कि कैसे आपको लगातार अटैक से बचना है जब हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे होंगे। इसके लिए सर्टेन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर BFSI जो सेक्टर है हमारा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर, उसको प्रोटेक्ट किया। सर्टेन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में मिलकर, निर्मला सीतारमण जी जो हैं, उनकी लगातार मीटिंग चलती है सर्टेन के ऑफिशियल्स के साथ, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन्स जो हैं, भारत बहुत आगे है UPI ट्रांजेक्शन्स में, और लगातार करोड़ों लोग जो हैं भारत में UPI के ट्रांजेक्शन्स करते हैं हर दिन। तो ये जो सर्विसेज हैं वो लगातार जिससे चलती रहें बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, बिना किसी रुकावट के, इसके लिए ये सारी मीटिंग्स की गई, उनको एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी सर्टेन ने ये एडवाइजरी जारी की, उनको कहा कि आप सेफगार्ड्स लगाइए अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा नाम है फाइनेंस सेक्टर में। तो वहाँ पे उनसे कहा गया आप सेफगार्ड लगाइए अपनी वेबसाइट्स पर, वेबसाइट का एक्सेस जो है वो भारत के बाहर से किसी के भी लिए रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, रोक दीजिए, कोई भी उसकी वेबसाइट पर नहीं आना चाहिए। सर्टेन ने इसके अलावा एक नेशन वाइड अलर्ट भी जारी किया, और ये जो अलर्ट था ये इस तरह से जारी किया गया था कि इसमें बताया गया कि जो भी सिटीजन्स हैं भारत के, जो भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी
डिजिटल जितना भी हाइजीन है उसको मेंटेन करें, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करें। अब सलाह दी गई कि लगातार आप बहुत ही सावधानी से यहाँ पे इस समय काम करें। और आप लोग भी, अगर आपको याद हो, लगातार फ़ोन्स पर मैसेजेस आना, सिस्टम पर मैसेजेस आना ये शुरू हो चुका था यहाँ पे कि किस तरह से आपको कोई भी गलत जो ईमेल आ रहा है या कोई भी मैसेज ऐसा आ रहा है, लिंक आ रही है, उन पर क्लिक नहीं करना है। कोई वीडियोज़ आ रहे हैं, उन पर क्लिक नहीं करना है। MIB ने भी इसमें बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। लगातार हर अगले मिनट में एक नई जानकारी आती थी कैसे लोग यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। तो लोगों से बेसिकली कहा गया कि कोई भी अननोन लिंक्स जो हैं उन पर क्लिक नहीं करना है। अनट्रस्टेड सोर्स से जो भी फाइल्स आ रही हैं, खासकर जो APK फाइल्स होती हैं, उनको डाउनलोड नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हम आपको बता रहे हैं ये आपको याद हमेशा रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जब इस तरह की सिचुएशन बने तब ये पाकिस्तान जो एक हमारा नाकारा पड़ोसी है, ये उस समय पर हम पे अटैक करेगा, साइबर अटैक करेगा, या कोई भी और मुल्क, कोई भी और देश, ये कभी भी ऐसा कर सकते हैं। इसकी वजह से हमेशा इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। APK फाइल्स जो हैं, जो अननोन सोर्स से आ रही हैं, उनको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है। सस्पिशियस अटैचमेंट, जिनका एक नाम होता है taskshare.exe, तो ये जो है इसको कभी नहीं खोलना, ये मालवेयर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये सब एडवाइजरी थी जो सर्टिन के द्वारा जारी की गई। इसके अलावा अननोन कॉल्स या मैसेजेस जो हैं, जो ऑफिशियल या फिर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के नहीं है, उनके नाम से नहीं आ रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं करना है। फॉल्स, फेक या अनवेरीफाइड जो न्यूज़ है उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। और इसके बारे में तो MIB ने भी काफ़ी काम किया था ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, कि इस पर कि आपको किसी भी न्यूज़ पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। जो भी फेक आपको लगे उस पर भरोसा नहीं करना है, अफवाहें नहीं फैलानी है, क्योंकि ये सेंसिटिव माहौल था काफ़ी ज़्यादा। ये भी यहाँ पे कहा गया कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो स्प्रेड करने के लिए पैनिक को भारत के अंदर ऐसा ही एक मौका ढूंढते हैं, और ये सब उनको इस समय पर जो मिल रहा है, तो हमें इसके लिए उन्हें इसमें आगे नहीं बढ़ाना है। सारी फेक न्यूज़ को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी सर्टेन ने एक डिटेल्ड सेफ्टी मेजर्स का जो एडवाइजरी थी वो यहाँ पे जारी की थी। इसमें बताया गया कि 24/7 ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहा गया कि 24/7 अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग करते रहिए। जो भी आपके यहाँ पे टेक से भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बिठाइए, 24/7 मॉनिटरिंग करिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको लागू करिए अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। जो भी लॉगिन करेगा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो है वो करके आएगा। सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है उनको रेगुलरली अपडेट करें। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिशिंग डिटेक्शन के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको दूसरे एम्प्लॉय ने, किसी ने मेल कर दिया, इस तरह का एक हैकर ने एक इंटरफेस बनाया कि बताया कि दूसरा एम्प्लॉय उन्हीं के साथ का उन्हें कुछ लिंक भेज रहा है, मेल कर रहा है, कुछ SMS भेज रहा है, किसी तरह से पैसा मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन पे जैसे ही कोई भी शख्स क्लिक करता है तो उसकी सारी डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। ये सब चीज़ें बताई गई ऑर्गेनाइजेशंस को। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऑफलाइन डेटा जो है उसका बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपका डेटा है उसका बैकअप ज़रूर रखें। किसी भी सिक्योरिटी मॉडल को अपनाने से पहले उसको परखें, उसको चेक करें। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाएं। यहाँ पे ये कहा, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी है, पोटेंशियल ब्रीच है, उसको नोटिस करने पर जितने भी आपके सिस्टम इंडिकेटर्स हैं, आप जिस तरह भी उन्हें चेक करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लगातार आपको चेक करना है। अगर आप कोई भी नया सिक्योरिटी मेजर अपना रहे हैं, किसी भी चीज़ पे ऐसा क्लिक हो चुका है, तो उसके बाद हाल के हाल आपको उनको चेक करना है, रीचेक करना है कि कहीं आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें लगातार बताई गई ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टिन के द्वारा। अब आपको बताते हैं कि कैसे जब एडवाइजरी जारी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो भारत के इन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस ने, हैक्टिविस्ट ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कैसे किया है डिजिटल स्पेस के अंदर। अब ये जो समय शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के करीबन 15 से 20 दिन जो भी रहे हैं उसके बाद के, इन दिनों में ये सारी चीज़ें की गई भारत के द्वारा। पहले अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया गया, उसके बाद में हमारे जो साइबर आर्मी है उन्होंने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, साइबर जो उसका जवाब देना था अटैक का, उसके लिए। पहली चीज़ क्या, भारत के जो हैक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स ने अब मैदान में आना शुरू किया, इस जंग के अंदर उतरना शुरू किया। अब जो आपको ग्रुप्स के नाम बता रहे हैं ये भारत के ग्रुप्स हैं। इंडियन साइबर फोर्स ICF, इंडियन साइबर डिफेंडर, वाइट हॉर्स, साइबर वॉरियर इंडिया, एनॉन ऑप्स इंडिया, केरला साइबर वॉरियर्स, केरला साइबर एक्सट्रैक्टर्स, अननोन साइबर कल्ट, और ये सारे जो ग्रुप्स थे इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम्स के ऊपर अब हमला करना शुरू कर दिया था। इंडियन साइबर फोर्स ICF ने सबसे बड़ा झटका दिया पाकिस्तान को। ICF ने दरअसल क्या किया था कि पाकिस्तान के जैसे ही ये सब अटैक हुए थे, एडवाइजरी हमने जारी की, अपने सिस्टम्स को सेव किया, पाकिस्तान के ऊपर मुंहतोड़ जवाब उसको देने के लिए पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो पूरा पोर्टल है IS पोर्टल, उसको हैक कर लिया गया हमारे इंडियन साइबर हैकर के द्वारा। हबीब बैंक लिमिटेड के जो एम्प्लॉय पोर्टल था उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। पाकिस्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बहावलपुर में है उसके पूरे डेटाबेस को ब्रीच कर दिया गया, उसके अंदर एंटर कर गए हमारे जो साइबर वॉरियर्स थे।
इन ब्रीचेस के अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिली, सबके नाम, जितने भी लोग वहाँ पे एनरोल थे, जितने भी लोग सिस्टम के अंदर उनके नाम थे, उनके फ़ोन नंबर्स, रेजिडेंशियल एड्रेसेस, टैक्स रिकॉर्ड, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुके थे। आईसीएफ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के सर्विलांस सिस्टम जो हैं, करीबन 1000 प्लस सीसीटीवी कैमराज, उनको कंट्रोल में ले लिया था। उनके ऊपर आईसीएफ का पूरा दबदबा था, वो कंट्रोल उसे कर सकते थे। पाकिस्तान का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जितनी पाकिस्तान की थी उनके ऊपर अटैक किया गया। इंडस्ट्रियल जोन्स, बैंक्स, स्कूल से जुड़े जितने भी जो एजुकेशनल पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अच्छा, इसके अलावा केरला साइबर एक्सट्रैक्टर्स, ये वो एक ग्रुप है दोस्तों भारत का, प्रो इंडिया हैक्टिविस्ट ग्रुप, जिन्होंने, आपको याद होगा, कुलभूषण जाधव की जो डेथ सेंटेंस दिया था पाकिस्तान ने, उस समय पर उसको प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं ऐसी जिनको हैक कर लिया। तो ये जो केरला साइबर एक्सट्रैक्टर नाम का ग्रुप है भारत का, इसने क्या किया कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वेबसाइट थी उसको डिफेस कर दिया। सीधा पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर अटैक किया गया, उसको डिफेस कर दिया गया। भारत के झंडे तिरंगा वहाँ पे लहरा रहा था। इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स की जो वेबसाइट्स थी उनको डाउन कर दिया, ये सारी वेबसाइट्स को ख़त्म कर दिया। जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है पाकिस्तान की, नेडरा, उसके डेटा को हैक कर लिया, लीक कर दिया गया सभी लोगों के बीच में। अननोन साइबर कल्ट नाम के एक ग्रुप ने, जो कि मार्च 2025 में ही बंद हो चुका था, उसने खुद का एक तरह से रिटायरमेंट घोषित कर दिया था। अननोन साइबर कल्ट ने, ये एक ऐसा ग्रुप था भारत का, उसने कहा था कि अब हम आगे अपना कुछ और काम देखने वाले हैं। हम मार्च 2025 में खुद को बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और देखा कि साइबर अटैक लगातार भारत के ऊपर पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, ये सब देखते हुए एक बार फिर से साइबर कल्ट जो ग्रुप था वो मैदान में उतरता है, वापस से अपने हथियार उठाए और उसके बाद पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया। पहला ही वार, और वो भी दमदार। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। अच्छा, इसके बाद 7 प्रॉक्सी स्क्वाड ने पाकिस्तान के रेलवे लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को निशाना बनाया। यहाँ से उन लोगों ने इसको टारगेट किया। एक और ग्रुप था भारत का, एक प्रो एक्टिविस्ट ग्रुप, प्रो इंडिया एक्टिविस्ट ग्रुप, उसने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सिस्टम्स पर अटैक किया और सिंध पुलिस का जितना डेटाबेस था उन सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो सारी चीज़ें हमारे पास में थी, उनको निकाल लिया गया था यहाँ से। ये सब अटैक जो थे, इन सब में किन मेथड्स का यूज़ किया गया था हमारे साइबर वॉरियर्स के द्वारा, ये आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है वो पब्लिक होते हैं। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें सामने आएँ, बताई जाएँ। जो पड़ोसी मुल्क है नाकारा, वो इसको देखें। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि भारत ने अपने जो साइबर वॉरियर्स थे हमारे, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट था उसको पैरालाइज कर दिया था यहाँ पे। अच्छा, ये तो वही अब साइबर अटैक्स की बात, लेकिन साइबर अटैक्स के साथ साथ पाकिस्तान यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है उसको भी अपना सहारा बना रहा था और उससे भी लगातार भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि भारत के अंदर भी देखे गए। काफ़ी ऐसे गद्दार लोग जो कि पाकिस्तान की साइड ले रहे थे, अभी ये तक पकड़े जा रहे हैं लगातार। अभी 4 ऐसे अलकायदा के आतंकी हैं जिनको पकड़ा गया है भारत के अंदर ही, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी एक्टिव थे। तो ये जो ऐसे लगातार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने वाले प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स थे, इन लोगों ने जब अपना काम शुरू किया तो इंडियन मिलिट्री जो थी इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। जितने भी झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, जितनी भी झूठी बातें की जा रही थी, इन सब को काउंटर किया गया। ऐसा ही एक और झूठा आरोप था जो कि लगाया गया और बताया गया उस समय पर, आपने अगर ये खबर सुनी हो, कि सीनियर ऑफिसर हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचेंद्र कुमार। ये बताया गया एक ऐसे हैंडल के द्वारा, प्रो पाकिस्तानी हैंडल के द्वारा, कि पहलगाम अटैक के बाद उन्हें रिमूव कर दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि ये जो खबर थी ये पूरी तरह से फेक थी, बकवास थी, क्योंकि वो अपने 40 साल की सर्विस पूरी करने के बाद में रिटायर हुए थे। बताया गया कि वो रिटायर नहीं हुए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको हटा दिया गया जॉब से। तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल जो प्लेटफॉर्म्स थे, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा लगातार फैलाने शुरू किए। ये कहा कि जो पहलगाम है वो 24 से 36 घंटे के अंदर ही, उसके बाद मिलिट्री जो थी उसने स्ट्राइक का प्लान कर लिया था। इसमें इतना इन्होंने एक ये बताना चाह रहे थे कि ये स्ट्रैटेजिक मूव नहीं था। मतलब इस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत जो है वो उसको ऐसा दिखाया जाए कि दुनिया के सामने वो लगे कि ये इसने गुस्से में आके पाकिस्तान के ऊपर ये सारी चीज़ें कर दी हैं और बिना सोचे समझे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। ये नहीं बताया, ये जो हमने क्लेम किया था यहाँ पे कि हमने 9 टेरर बेसेस को पाकिस्तान के पहले पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन उनकी निकाली, इंटेलिजेंस निकाली, और उस इंटेलिजेंस के आधार पर हमने इन पे अटैक किया है। टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं। हमने किसी भी सिविलियन को के ऊपर या फिर
पाकिस्तान के किसी आर्मी बेस के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान बताना चाह रहा था। इस वजह से इसने प्रोपेगेंडा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू किया कि ये भारत ने महज 15 घंटे के अंदर डिसाइड कर लिया था कि हमारे ऊपर स्ट्राइक करनी है और अंधाधुंध स्ट्राइक की गई है भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो थी, पाकिस्तान ने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो थी इनको भी फैलाना यहाँ पे शुरू किया था। तो चाहे साइबर अटैक हो, साइबर वॉरफेयर हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, इन सब में भारत ने पाकिस्तान को समेट दिया था, ख़त्म कर दिया था। और ये जो डिजिटल जीत थी भारत की, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी दोस्तों। इसके पीछे भारत के साइबर इंस्टीट्यूशंस के बरसों की जो मेहनत है वो थी, यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट था लगातार। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSE जो है, उनके ऑफिस को PMO, वो लगातार PMO और NSA की एडवाइस को उनको लगातार एडवाइस करते हैं। ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन है जो लगातार PMO और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ में, उनके ऑफिस के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। साइबर जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रैटेजी अपनानी है, जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ पे रखना है भारत को किस तरह से आगे साइबर वॉरफेयर में, तो उसके लिए लगातार यहाँ पे मीटिंग्स चलती हैं, बातचीत होती है। अच्छा, सर्टेन जो है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 70B के तहत बनाया गया था, उसने लगातार ये जो अपनी पूरी भूमिका रही, इसको सबसे अव्वल दर्जे पर रखा भारत की तरफ से। साइबर इंसिडेंट जो थे उनको डिटेक्ट करने में, रिस्पॉन्स करने में, प्रोएक्टिव एडवाइजरी जारी करने में सर्टेन सबसे आगे था। सर्टेन के ऊपर भारत सरकार भी काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है। सर्टेन का जो बजट है, हर साल जो बजट है वो बढ़ रहा है। 2019 और 20 का अगर आपको आंकड़ा बताएं, 42 करोड़ रुपए का बजट था, बढ़ा के 2025 में यूनियन बजट में 255 करोड़ तक का कर दिया है सर्टेन का स्पेसिफिक बजट। साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, लगातार इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। थ्रेट डिटेक्शन के लिए जो नई टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, और फंडिंग जो है वो लगातार में बढ़ाई जा रही है इन चीज़ों के लिए भी। 2019 और 20 में जो फंडिंग थी 120 करोड़ की, 2025 में 782 करोड़ कर दिया गया, ये रिपोर्ट सामने है। ये पैसा स्किल्ड पर्सनल्स के ऊपर, उनको हायर करने के लिए उसमें लगाया जा रहा है। एडवांस टेक्निकल टूल्स को बनाने में, उनको खरीदने में लगाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए ये सारा जो फंडिंग है, जो पैसा है, जो बजट है, इसको भारत सरकार लगातार लगा रही है। और ये उचित भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये जो आगे दौर आने वाला है, आप सभी जानते हैं। स्पेशल ऑप्स आपने अभी सीरीज़ एक देखी होगी, उसमें दिखाया गया है, और सभी लोग ये जानते हैं, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताते हैं कि अब जो जंग है वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी। जो डिजिटल स्पेस है उसमें भी लड़ी जाएगी। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमने ना सिर्फ फिजिकल टारगेट्स को हिट किया, बल्कि हॉस्टाइल कमांड स्ट्रक्चर जो है, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं, उनको भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया था पाकिस्तान की तरफ से जितने अटैक्स भारत के ऊपर साइबर स्पेस में हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये भी सामने आता है कि भारत को अपने साइबर वॉरियर्स की जो फौज है, ये एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये राय दी थी, और उनका स्टेटमेंट यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि फौज जो भारत की साइबर स्पेस वॉरियर्स की है, उसके लिए हमें अभी और काम करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि चाइना के पास इस समय पर जो आंकड़े हैं, बताया जाता है 1 लाख साइबर प्रोफेशनल्स हैं, जबकि भारत के पास इस समय 20,000 सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। तो ये जो 20,000 और 1 लाख के बीच का आंकड़ा है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। चाइना जैसा देश जो 1 लाख साइबर प्रोफेशनल्स के साथ में बैठा हुआ है, वो अगर कभी इस तरह की साइबर वॉर करना है या फिर मान लीजिए कि अटैक्स करने की कोशिश करे, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ, जो कि हम अभी भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जो एक साइबर सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, वो उनके 10-10, 20-20 प्रोफेशनल्स पे भारी है। तो खैर, भारत के पास इस समय 20 सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और कभी नहीं भूलना चाहिए, कि जब देश की सीमाओं पर गोलियां चल रही थी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर वायलेशन हो रहा था, तो उस समय साइबर स्पेस में भी एक जंग थी जिसको लड़ा जा रहा था। भारत के साइबर वॉरियर्स, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर जितने भी एनोनिमस एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ पे दिखाया कि हम ना सिर्फ सीमा पर कर सकते हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारत की साइबर आर्मी के ऊपर। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, आगे किस तरह से ये जो वॉर का मॉडल है पूरे दुनिया भर में कैसे बदलेगा, इसके बारे में भी आपकी राय ज़रूरी है। कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए अपनी राय, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे सारे चैनल्स हैं, आप लोग वहाँ वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या आपकी राय है वो वहाँ पर बता सकते हैं। आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।